नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री की हड़प्पा सीरीज अपनी चल रही है और लास्ट एपिसोड तक मैंने आप लोगों से चर्चा आरंभ कर दी थी हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में। आप लोगों ने देखा था कि विभिन्न विद्वानों के मतानुसार अलग अलग शासन प्रणाली हमारे सामने आती है, लेकिन यदि मैं एक सामान्य शोधकर्ता की हैसियत से या जितना मैं इतिहास को समझता हूँ, निश्चित तौर पर किसी भी एक शासक की हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि शासक नहीं रहा होगा, लेकिन हमें, क्योंकि हम हड़प्पाई लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है कि ये सबसे अधिक भव्य है। संपूर्ण हड़प्पाई स्थलों के अंदर ये सबसे अधिक वैभवशाली भवन है जहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अलग है, क्योंकि कमोबेश कुछ एक परिवर्तनों के साथ साथ अभी भी बड़े माइक्रो चेंजेस हैं। हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं उन्हें, हम उन्हें निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके आधार पर किसी धारणा पर पहुंचना कि ये स्थल ऐसा है जो अन्य हड़प्पाई स्थलों को रूल करता था, गवर्न करता था, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। निश्चित तौर पर यह पॉसिबल है जो डॉक्टर बीबी लाल ने कहा कि साहब अलग जितने भी हड़प्पाई स्थल हैं वो सब एक तरह सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी प्राप्त थे। क्लियर? यानी कि उनके अंदर जो पश्चिमी टीला है वो बड़ा ही महत्व का प्लेटफॉर्म पे बना हुआ, उसको उच्च टीला कहते हैं, उसको दुर्ग टीला कहते हैं। वहीं पर प्रशासनिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक महत्व की मुख्य भवन, जितनी भी वैभवशाली जो निर्माण कार्य हो सकते हैं वो हमें प्राप्त, जैसे अन्नागारों का पाया जाना, निश्चित तौर पर वो खाद्यान्न की निरंतर अबाधित आपूर्ति के लिए होगा। तो ये सिद्ध करता है कि एक प्रणाली रही होगी, लेकिन अब वो प्रणाली किस तरह की थी ये बड़ा मुश्किल है। तो संभवतः हर नगर हड़प्पा का, क्योंकि प्रत्येक नगर कच्ची ईंटों की सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, प्रत्येक नगर के अंदर कमोबेश वही पश्चिमी उच्च टीला, दुर्ग टीला और निम्न नगरीय आवासीय टीले हैं, कुछ एक अपवादों को छोड़कर माइनर चेंजेस सब जगह पाए गए हैं। तो उससे सिद्ध होता है इनकी नगर विन्यास को देखकर कि प्रत्येक नगर अपने आप में एक स्थानीय स्वायत्त शासी इकाई के रूप में था। अरे भाई, लेकिन इनको भी तो कहीं से आदेश मिलता होगा, उस चीज की जानकारी हमें नहीं मिलती है। लेकिन कोई ना कोई एक केंद्रीय प्रशासनिक संस्था रही होगी जो इतने हजारों की संख्या में स्थित, कई लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में हजारों की संख्या में बिखरे हुए हड़प्पाई केंद्रों को शासित करती होगी। जिस प्रकार की यहाँ पर शासन प्रणाली, वजन की समरूपता, नगर विकास, नगर विन्यास के अंदर जो टाउन प्लानिंग है उसमें जो समरूपता पाई जा रही है, लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वो नगर कौन सा था जहां से संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता को गवर्न किया जाता था। अब आप नोटिस करिए, जैसे कालीबंगा के अंदर आपको केएलबी थर्ड, सबसे छोटा टीला, लेकिन वहां जो भवन पाया जा रहा है वो सबसे विशाल है। इवन कालीबंगा 1 और 2 से भी अधिक विशाल है। जो कालीबंगा जो द्वितीय मतलब कालीबंगा जो प्रथम टीला है, जिसको आप पूर्वी निम्न नगर टीला कहते हैं, उसके दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर स्थित है। और उसको याद करिए, अमलानंद घोष ने नहीं, बीबी लाल ने संभवतः उसको संपूर्ण सरस्वती सत्ता का प्रशासनिक केंद्र भी कहा है। बीबी लाल साहब भी कहते हैं कि सिंधु प्रदेश की राजधानी मोहनजोदड़ो थी, पंजाब प्रदेश की राजधानी हड़प्पा थी, राजस्थान प्रदेश की राजधानी कालीबंगा थी, गुजरात प्रदेश की राजधानी लोथल थी और हरियाणा प्रदेश की राजधानी बनावली थी। ये बीबी लाल का कहना है। लेकिन अब ये फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे राखी गढ़ी का जो नया एक्सकवेशन हो रहा है, हम बात करें हरियाणा के अंदर, तो भाई वो तो सबसे सर्वाधिक विस्तृत है। हरियाणा के अंदर बात करें फतेहाबाद में भिराना, वो सबसे पुराना प्राप्त हो रहा है। आप लोथल के साथ साथ गुजरात में धोलावीरा को कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो निश्चित तौर पर जो हम राजनीतिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों के साथ साथ हमें यह मानना पड़ेगा कि यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किस एक राजा का शासन यहाँ पर रहा होगा, कहां से शासन चलता होगा। प्रत्येक नगरीय एक स्वायत्त शासी इकाई के रूप में थी। जैसे कि हमने चोलों में प्रत्येक गांव की अपनी एक स्वायत्त शासी संस्थाएं, फिर उसके अधीन उप समितियां, तोटवारियम, पोनवारियम, आप तड़ाग से कई प्रकार की आपने समितियां देखी थी, उसी प्रकार से रहो। लेकिन ये बड़ा अभी तक रहस्य है कि इन स्वायत्त शासी नगरों को भी निर्देश कहां से मिलता था, वो मेरे जहन में अभी तक बड़ा अधूरा है। तमाम चीजों के साथ साथ चूंकि साक्ष्य का अभाव है, तो मैं भी आप प्रबुद्ध जनों को, विद्वत जनों को इस प्रश्न को यहीं छोड़ के जा रहा हूं
कि तमाम नगरीय स्वायत्तशासी इकाइयों को निर्देश कहाँ से मिलते होंगे, किस संस्था के द्वारा या किस एक व्यक्ति विशेष के द्वारा और किस केंद्र से मिलते होंगे, ये मुश्किल है, लेकिन मिलते अवश्य थे। मेरा इतिहास बोध ऐसा कहता है। अब बहरहाल यदि मैं राजनीतिक जीवन के तहत यदि मैं तमाम नगरीय स्वायत्तशासी इकाइयों की बात करूं तो बीबी लाल के अनुसार बीबी लाल साहब क्या कहते हैं, बीबी लाल बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिस्र की सभ्यता थी उसी के समान नगर राज्य भी रहे थे। क्लियर, ये एक मत राजनीतिक जीवन के तहत आ रहा है। अब देखो, मैं एक बार पहले सबसे पहले टॉपिक डाल देता हूँ कि हमारा अभी तक का जो टॉपिक चल रहा है वो है असल में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो पिछले सत्र में हमने चूंकि इसको हमने आरंभ कर ही दिया था, तो अब हम इसको नए सिरे से यहाँ पर पुनः ले रहे हैं। ठीक है साहब, अब बीबी लाल की बात कर ली जाए। बीबी लाल के बारे में मैं आपको कुछ एक रोचक तथ्य बतला दूं। इन्हें हिंदू पुरातत्वविद के नाम से भी बदनाम करने की साजिश की गई है। याद रखना, जो कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और घोर कांग्रेसी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा पर ही जाकर टिकती है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस दौर में जो इतिहास लेखन हुआ है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, इस बात को याद रखना। तो कम्युनिस्ट विचारधारा ने इन्हें प्रखर राष्ट्रवादी, भगवा, हिंदू पुरातत्वविद के नाम से बदनाम करने का पूरा प्रयास किया है। डॉक्टर बीबी लाल, जिन्हें बृजवासी लाल भी कहा जाता है, तो डॉक्टर बृजवासी लाल साहब का क्या कहना है कि विभिन्न हड़प्पाई नगर समकालीन, याद रखिएगा इस चीज को, समकालीन मिस्री सभ्यता, आप लोग जानते हैं मिस्र की जो पिरामिड सभ्यता है, मिस्री सभ्यता के समान नगर राज्य थे। ऐसा डॉक्टर बीबी लाल का कहना। अब आप सोचिएगा ये कितना अहम हो जाता है इस कोटेशन को समझना जो डॉक्टर बीबी लाल साहब के द्वारा कहा गया है कि जितने भी हड़प्पाई नगर हैं उनकी तुलना वो किससे कर रहे हैं, मिस्री सभ्यता के समान। और नगर राज्य को आप एक तरह से याद रखना, एक्रोपोलिस तो नहीं कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे मेट्रोपोलिस। लेकिन एक्रोपोलिस की इस शब्दावली की समानता जिस हड़प्पाई नगर के साथ की जाती है वो है असल में धोलावीरा। और मेट्रोपोलिस या नगर राज्य क्योंकि दुर्ग टीला हर हड़प्पाई बस्ती में एक विशिष्टता लिए हुए हैं। अब डॉक्टर बीबी लाल ने कहा कि इन नगर राज्यों की राजधानियां भी अलग अलग जगह थी। जैसे कहते हैं कि पंजाब क्षेत्र की जो हड़प्पाई सभ्यता थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी हड़प्पा। लेकिन सिंधु प्रदेश की राजधानी को बीबी लाल नाम देते हैं मोहनजोदड़ो। राजस्थान प्रदेश, या जिसको यदि मैं पुकारना चाहूं तो बेसिकली मैं पुकारूंगा सरस्वती क्षेत्र। इस क्षेत्र की जो राजधानी बतलाने का प्रयास किया है, याद रखिएगा डॉक्टर बीबी लाल के द्वारा, वो कालीबंगा है। एवं गुजरात प्रदेश में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आप लोग पाते हैं उसकी राजधानी लोथल बताइए। लेकिन यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो डॉक्टर बीबी लाल ने हरियाणा प्रदेश की राजधानी बतलाई है, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है बनावली। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले सत्र से लेकर अब तक जो राजनीतिक जीवन पर हड़प्पा सभ्यता के हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है आपको बेहद अच्छे से समझ में आई होगी। स्टुअर्ट पिगट यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण, हमने कल भी पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था, माफ करिएगा इस चीज़ का, कल से मेरा मतलब कि स्टुअर्ट पिगट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि असल में हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो जो नगर हैं वो एक ही साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हैं। अब हम चर्चा करेंगे, याद रखना,
हड़प्पा सभ्यता के सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर, यानी कि सामाजिक संगठन पर। लेकिन उसके पहले मैं कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन आउट हो जाता हूं ताकि आपको थोड़ी सुविधा रहे और आप इजीली इस चीज को यहां से लेके यहां तक का जल्दी से हो सके पेन डाउन कर लीजिए। फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, आराम से यहाँ तक की बात को जल्दी से देख लीजिएगा। फिर क्योंकि अब जितना भी अगला जो मैटर आ रहा है सामाजिक संगठन में, वो और महत्वपूर्ण होगा। देखिएगा, आपने कर लिया होगा। ये शेष हिस्सा मैं इधर लेता हूँ, बाद में इसको नेक्स्ट अपन स्लाइड पर आएंगे। जब हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो चाहे मुहरे हों, चाहे मृदभांड हो, और स्पेशली जो आपको टॉयज प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, उनसे हड़प्पा सभ्यता के सोशल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ता है। यही नहीं, इवन मृदभांड और इनका जो नगर विन्यास है, जो टाउन प्लानिंग है, इनसे सामाजिक जीवन पर, क्योंकि असमानता तो थी सामाजिक जीवन में, तभी 2 टीले पाए जा रहे हैं। एक बड़ा टीला है लेकिन वो निचला कहलाता है। वहां भवन इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इतने भव्य नहीं है जो दुर्ग उच्च पश्चिमी टीले में पाए जाते हैं। तो ये तो स्पष्ट है। फिर जैसे आप मोह जोदड़ों में देख रहे हो कि जी कुम्हारों का अपना एक मोहल्ला, मतलब एक बाजार गली पाई जा रही है, या बाजार सभा भवन पाया जा रहा है कुम्हारों का। आपको डायर्स वर्कशॉप यानी कि रंगरेज कार्यशाला, यानी कि आप जो बस्तियां हम पा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर, उनसे भी इनके सोशल स्ट्रक्चर का मालूम चलता है। घर किस प्रकार के हैं, कितने उनकी भव्यता किस तरह की, उनके टॉयलेट्स, उनके बाथ वॉशरूम्स वगैरह किस तरह के हैं, कितने विशाल हैं। अब आप नोटिस करिएगा, जैसे बनावली के अंदर एक घर से आपको किचन प्राप्त हो रही है, चिमनी प्राप्त हो रही है, बैठक प्राप्त हो रही है, वॉश बेसिन प्राप्त हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एलिट क्लास को या आपकी संभ्रांतता को या धनाढ्यता को शो करता है। तो पक्की बात है कि यदि मैं सामाजिक संगठन की बात करूं तो निश्चित तौर पर इनका जीवन नगरीय जीवन था, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, अनइक्वालिटी साफ दृष्टिगोचर हो रहा है इस सामाजिक संगठन से, बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। जिस प्रकार के भवन पाए जा रहे हैं, मकान पाए जा रहे हैं, उनमें जिस प्रकार के तंदूर ओवन पाए जा रहे हैं, ये बात भी याद रखिएगा। उससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि निश्चित तौर पर इनका जो समाज था उसमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। समझ में आ गई बात? आप लोगों को मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो विभिन्न हड़प्पाई स्थलों का या केंद्रों का उत्खनन हुआ है, इसमें हमें पहली बात तो पुरुष प्रतिमाओं की तुलना में स्त्री प्रतिमाएं दिखें, और ये स्त्री प्रतिमाएं भी नग्न हैं। तो ये मातृ देवी और समाज के मातृ सत्तात्मक स्वरूप का स्पष्ट संकेत है। तो उत्खनन से आपको याद रखना, मात्र स्त्री प्रतिमाएं ज्यादा प्राप्त हो रही है, किसकी बजाय? पुरुष प्रतिमाओं के। अब ये जो मात्र प्रतिमाएं प्राप्त हो रही है, एक तरफ तो याद रखना नग्न है और कई प्रकार के प्रतीक चिन्हों को लिए हुए, जैसे कई जगह पर वजाइना या यूट्रस से वृक्ष बाहर निकल रहा है। क्लियर? इनके सामने बलि दी जा रही है। किसी भी पुरुष प्रतिमा के सामने किसी मुहूर्त पर बलि देते हुए नहीं शो किया गया है। तो इनसे सिद्ध हो रहा है कि ये मातृ देवी के उपासक थे, जो सैंधव निवासी या सैंधव समाज था। और समाज जो था निश्चित तौर पर वो याद रखना, निश्चित तौर पर वो मात्र सत्तात्मक था। अब एक बड़ी बात है यहां पर कि एक प्रश्न है
क्या हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा प्रचलित थी क्या? ये प्रश्न बड़ा लाजिमी तौर पर हमारे सामने आता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा प्रचलित थी क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग पुनः ऐसा है जो फिर कहता है कि जी कालीबंगा से एक तो युगल शवाधान, मतलब एक ऐसी कब्र प्राप्त हो रही जहां से आपको एक युगल शवाधान प्राप्त हो रहा है, और लोथल से जो कब्र प्राप्त हो रही है उनमें 3 युगल शवाधान मिल रहा है, जो समाज में निश्चित तौर पर सती प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट परिचायक है, ऐसा इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है। लेकिन युगल शवाधान मिलने से सती का क्या संबंध है? सती में कब्र नहीं होती भाई, दाह होता है। पहली बात तो ये क्लियर। अब आप यहां पर ये तर्क दे सकते हैं कि नहीं जी, जो सेल्फ इमोलेशन या आत्मदाह है वो तो सहमरण का एक माध्यम है। लेकिन भैया सती में धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, जो भी है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कालीबंगा और लोथल से जो ये युगल शवाधान मिल रहे हैं वो समाज में सती प्रथा का स्पष्ट परिचय थे, जो भी है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ तक की बात को आराम से पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ क्योंकि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हड़प्पाई समाज में, याद रखना, सती प्रथा के प्रचलन का अभाव था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, क्लियर। लेकिन इस बात को कुछ इतिहासकारों का एक वर्ग, एक तो लोथल से नकारने का, ठुकराने का प्रयास करता है, और एक, याद रखना, कहां से? कालीबंगा से। असल में लोथल से आपको 3 युगल शवाधान प्राप्त हो रहे हैं, और कालीबंगा से आपको 1 युगल शवाधान प्राप्त हो रहा है। लोथल से 3 युगल शवाधान और कालीबंगा से 1 युगल शवाधान प्राप्त हो रहा है। इनसे ये एक अनुमान लगाया गया है कि संभवतः औरों का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, लोथल और कालीबंगा में सती प्रैक्टिस रही होगी। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मेरा अपना जो निजी दृष्टिकोण है, वही वाली बात है कि हु द हेल एम आई, में हूं तो कौन। लेकिन एक विद्यार्थी या शोधार्थी के दृष्टिकोण से देखूं, सती प्रैक्टिस अलग चीज है और युगल शवाधान का मिलना। अच्छा, इससे ये कहां सिद्ध हो रहा है कि ये एक ही कालखंड में साथ साथ, क्योंकि कोई कार्बन डेटिंग प्रणाली से कोई महीना या दिवस तो नहीं आता है, कुछ वर्षों का, सदियों का कालखंड आता है कार्बन डेटिंग प्रणाली से। तो ये भी सिद्ध नहीं हो रहा कि क्योंकि सती में तो कुछ एक घंटों के अंतराल में या कुछ एक दिनों के अंतराल में ही साथ साथ प्रैक्टिस होती है, क्लियर। जो भी है, लेकिन हड़प्पाई समाज में, याद रखना, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह जैसी किसी भी कुरीति के प्रचलन की हमें जानकारी नहीं मिलती है, अर्थात इनका हमें पूर्णतया अभाव पाया जाता है। अब आपने जितने भी अभी तक के हड़प्पाई स्थल देखे, अच्छा, इनके जो अब तक लिपिड जो टेस्ट हुए करे हैं, लिपिड जो एनालिसिस विश्लेषण हुए, उससे भी ये जानकारी मिलती है कि हड़प्पाई निवासियों का भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का था, क्योंकि पशु अस्थियां, जली हुई पशु अस्थियां खूब पाई गई हैं। तो भोजन इनका शाकाहारी एवं मांसाहारी था और निश्चित तौर पर था, क्लियर। अब आपने चाहे लोथल हो, चाहे आपने मोहनजोदड़ो हो, कुम्हार, कुंभकारी कला, मृदभांड निर्माण की कला, क्लियर, यहाँ पर अति सम्मानित। तो एक बात और आ सकती है कि साहब हड़प्पाई समाज में याद रखिएगा, अति प्रतिष्ठित सामाजिक वर्ग कौन सा था? अति प्रतिष्ठित सामाजिक वर्ग कौन सा था? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा
अति प्रतिष्ठित जो सामाजिक वर्ग था इस क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर, वो था कुम्हार वर्ग। इसका मतलब ये निकल रहा है कि कुंभकारी कला को विशिष्ट एवं सम्मानित स्थान प्राप्त था। अब कुंभकारी से मतलब क्या है जी? मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। याद रखिएगा, मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशिष्ट सम्मान था। आप अरे भाई सब कुछ छोड़िए, आज के वर्तमान दौर के भारतीय समाज को देख लीजिए। अभी तक भी ग्रामीण परिवेश में तो भाई जो कुम्हार कला है, कुंभकारी कला है, आप जानते हो प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। दुनिया में प्राचीनतम जो आपको मृदभांड मिट्टी बनाने, और इफ यू आर कुम्हार, आप अपने आप को प्राउड फील करिए। मैं जिस समाज से आता हूं भैया, बहुत बहुत विशिष्ट महत्व है। आज भी हम जब कोई नया बर्तन, मिट्टी का बर्तन काम में लेते हैं, स्पेशली घड़ा, उसका पूजन होता है, तो ये किस कला को सम्मान दिया जा रहा है? चाहे मैं ब्राह्मण वर्ग से, उसके बावजूद कुम्हार की उस कला को सम्मान दिया जाता है। उसमें हरी दूब रखी जाती है, सिक्का डाला जाता है, हल्दी का स्वास्तिक बनाया जाता है मिट्टी के घड़े पर। आप जानते हो ये वही कला है, क्योंकि पूरी मनोयोग से, पूरी भावना से पसीना बहाकर एक कुम्हार मिट्टी को पानी से सींचकर विशिष्ट कला और उंगलियों की बाजीगरी से एक रूप प्रदान करता है, उसके मन के भाव उसमें उकेरता है। चित्रकारी की जाती है, आग में पकाया जाता है, अग्नि शुद्धता का प्रतीक है। पंच तत्व हैं, अग्नि आ गया, मिट्टी आ गया, जल आ गया, वायु आ गया, तब जाके वो मृद भांड बन रहा है। तो मृद भांड अपने आप में उन पंच तत्वों का साकार रूप है। इसीलिए जब पहला जल गर्मी में आप मिट्टी के बर्तन का पीते हो, भाई याद रखना, उसकी जो खुशबू निकलती है दुनिया के किसी भी परफ्यूम या सेंट से कहीं बढ़कर है। जो सौंधी सौंधी खुशबू, याद करिएगा, बरसात के अंदर पहली बूंद का जमीन पर गिरकर उसमें से जो महक निकलती है, गर्मी, धरती की तपिश जब बुझती है, वो प्यास जब बुझती है आसमान की बूंदों से, और उस धूल से, उस धरती से जो खुशबू निकलती है, स्पेशली ग्रामीण परिवेश में, वैसी खुशबू उससे अच्छी। और मिट्टी के पहले घड़े के पानी की ठंडक और जो खुशबू होती है, मैंने जिंदगी में कहीं देखा। तो ये उस कुंभकारी कला को ही सम्मान है। और आप जानते हो दुनिया में प्राचीनतम जो मृदभांड में प्राप्त हो रहे हैं, वो आपको मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से, चौपानी मांडो से, वो ब्लैक एंड रेड वेयर से। लेकिन यदि मैं आपको इस जगह की बात करूं जिसको आपने हड़प्पा संस्कृति का है, तो यहाँ पे सामान्य तौर पर आपको ब्लैक एंड रेड, चलिए जिसको पूरा मैं उसी रूप में, ब्लैक एंड रेड वेयर्स तो यहाँ पर कॉमनली पाए गए हैं। ब्लैक एंड मतलब दीज आर पेंटेड, चित्रित है ब्लैक एंड रेड। लेकिन विशिष्ट प्रकार की जो पहचान है विशिष्ट तौर पर हड़प्पा सभ्यता के, वो हैं लाल अथवा गुलाबी मृदभांड। याद रखिएगा, लाल अथवा गुलाबी मृदभांड जो हैं वो विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। कहां पर? आपके हड़प्पा सभ्यता की। क्लियर? तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में जिस एक सामाजिक वर्ग को अति प्रतिष्ठित माना गया है वो कुम्हार है। यहाँ पर ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र यहाँ के नागरिक पहना करते थे, यानी कि इनका जो पहनावा था वो ऊनी भी था और सूती भी था। सामाजिक विषमता गहनों में भी दिखती है, सामाजिक विषमता घरों के आधार पर भी दिखती है, और सामाजिक विशेषता आपको रहन सहन के आधार पर भी आपको नजर आती है। अब आप नोटिस करिएगा, एक योगी प्रस्तर प्रतिमा, बलुआ पत्थर से निर्मित एक योगी प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब आप सोचिएगा, उसका जो केश विन्यास है, उसने एक पोनी बनाई हुई, ऊपर से एक रिबन सर के यहाँ से लगा रखा है,
शॉल टाइप का, ये वो शॉल है जो आपने राजीव गांधी, जो हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री हैं श्री राजीव गांधी जी, वो अक्सर शॉल ओढ़ा करते थे। उसी जमाने में अमिताभ बच्चन के अंदर कई राजनेताओं को आपने इस तरह के शॉल को, कि एक कंधे से ऊपर निकला रहता है, अंडर आर्म के नीचे से रहता है, जो आपका राइट अंडर आर्म रहता है उसके नीचे से, और लेफ्ट जो आपका शोल्डर होता है उसके ऊपर से वो शॉल निकला रहता है। अब वो शॉल में 3 पत्तियां बनी हुई किसी पुष्प की, इस तरह की बलवा पत्थर की एक आपको योगी प्रस्तर प्रतिमा भी आप हड़प्पा सभ्यता से पाते हैं। क्लियर है? तो पक्की बात है कि वो इनकी सामाजिक और आर्थिक विषमताओं पर भी दिया था। अच्छा, दास प्रथा की बात की जाए तो यहाँ के किसी भी नगर के यदि हम घरों को देखें, अब जैसे श्रमिक आवास आपको प्राप्त हुए थे एफ माउंट से, कहाँ? हड़प्पा में। अब श्रमिक आवास बस्तियों से अलग है, तो जो घरों की बसावट या हम नगर विन्यास देख रहे हैं उसके आधार पर निश्चित तौर पर यहाँ के समाज में, हड़प्पाई समाज में निश्चित तौर पर दास प्रथा का, याद रखना, दास प्रथा का हमें स्पष्ट प्रचलन पाया जाता है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दास प्रथा रही होगी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि साहब समाज में वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियां भी प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक कुरीतियां भी प्रचलित थी। इनका मत क्या है ये कहने का? अभी कितना बचकाना होगा जरा गौर करना। इनका मत ये है कि असल में मुंह जोदड़ों से जो नग्न कांस्य नृत्यांगना प्राप्त हुई है, और इसका जो केश विन्यास या इसका जैसे एक पैर उठा हुआ है उसका देखकर, इसके भाव भंगिमा या बॉडी पोस्चर को देखकर ये कहते हैं कि जी मुंह जोदड़ों के समाज में वेश्यावृत्ति रहेगी। यार मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ, हम थोड़ा अध्ययन कर लें ठीक से, निरपेक्ष होकर इतिहास को देखें। मैं समझता हूँ कि इस तरह के संदेह नहीं रहेंगे। भाई फिर आप मॉडर्न आर्ट को क्या बोलोगे जहाँ न्यूडिटी बढ़कर है? जो न्यूड बीचेज आप वेस्टर्न में ही नहीं, अब तो भारत में कई जगह पर हम देख रहे हैं, उसको तो हम बड़ा नारी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का दर्जा देते हैं। लेकिन जब भारत की जो मूल सांस्कृतिक परंपराओं की बात आती है तब आपने यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन बोल दिया। क्यों भाई? क्या ये एक क्रिएटिव मतलब क्या कहना चाहिए, अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है? एक रचनात्मक सृजनात्मक अभिव्यक्ति। नग्नता कहीं पर भी अश्लील नहीं है, बशर्त उसको किस रूप में देखा जा रहा है और किस रूप में उसको मतलब उसका दोहन या शोषण हो रहा है। याद रखिएगा इस चीज को। यदि ये वेश्यावृत्ति, ये प्रतिमा, तो फिर वेस्टर्न के जितने भी पब्लिक मॉन्यूमेंट्स हैं या आर्टिकल्स ये हैं या एंटीक वस्तुएं हैं या मॉडर्न आर्ट है, या मैं तो कई जगह पर आप न्यूड बीचेस देख लो तो क्या हर व्यक्ति घूम रहा है खुद के शरीर को बेचकर, चौराहे पे खड़ा होकर वेश्यावृत्ति करते, लाइक जिगालो एंड कोल गर्ल। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। तो थोड़ा सा उस चीज को देखें। निश्चित तौर पर ये बात को खींचने या किसी एक संस्कृति को बदनाम करने से ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता है। वेश्यावृत्ति जैसा किसी भी स्वरूप में, वेश्यावृत्ति या सती प्रथा जैसा किसी भी स्वरूप में कोई प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं होता था। अब रही बात आपके सामाजिक स्तरीकरण की, तो सामाजिक स्तरीकरण था। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता निश्चित तौर पर थी। ये घरों की बसावट से और आपको जो प्रसाधन सामग्री, वस्त्र दिख रहे हैं, मूर्तियां दिख रही हैं, जो खिलौने प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर स्पष्ट तौर पर सामाजिक स्तरीकरण के हमें परिचय प्राप्त होते हैं। बनावली के घरों से तो सामाजिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बनावली से तो आपको सामाजिक स्तरीकरण के, याद रखना, बिल्कुल स्पष्ट संकेत आपको प्राप्त होते ही हैं। कहां से? तो याद रखिएगा, बनावली से हमें सामाजिक स्तरीकरण के स्पष्ट संकेत हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। एक बार यहां तक का पूरा बात को आप देख लीजिए। आज काफी मैंने विस्तार से चर्चा करी है इन टॉपिक्स पर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है? यहाँ तक की बात को बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए। आई थिंक आपने कर लिया है। हम थोड़ा सा
अपनी बात को और अब आगे बढ़ाते हैं। देखो, बनावली के घरों से, जो मैं कह चुका हूँ, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जोहरी आवास मिल रहा है, वॉश बेसिन आपको मिल रहा है, मकानों में ड्राइंग रूम, किचन में चिमनी के स्पष्ट तौर पर आपको प्राप्त हो रहा है। इस समाज में, जिसको हमने कहा है मोहनजोदड़ो का समाज या हड़प्पा सभ्यता के समाज, इस समाज के अंदर हमें ये बात भी याद रखना, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के आपको, जिससे पश्चिम में दुर्ग टीला, मैंने कहा श्रमिक आवास का पाया जाना, क्लियर, अन्नागारों के निकट पाए जा रहे हैं, जो ग्राइंडिंग जो स्टोन्स पाए गए हैं हड़प्पा में, उसके निकट आपको श्रमिक आवास पाए जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर सामाजिक विषमता की तरफ संकेत करने वाले कुछ आपको पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां हैं या फाइंडिंग्स हैं। हड़प्पा से आपको 7 पासे मिले हैं। हड़प्पा से ही आपको लट्टू का जो एक खेल होता है, बच्चे जो खेलते हैं, राखी गढ़ी से पिट्ठू के खेल की, मुर्गों की लड़ाई, इनके साक्ष्य में आपको चौसर, पासा, शतरंज आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। चेस बोर्ड के साक्ष्य आपको लोथल से प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर? तो ये उस जमाने के मनोरंजन के साधन भी आपको यहाँ से देखने को स्पष्ट तौर पर मिलते हैं, याद रखिएगा। तो यदि मैं हड़प्पाई समाज के मनोरंजन के साधनों की बात करूं, याद रखिएगा, हड़प्पाई समाज में यदि हम मनोरंजन साधन की बात को आगे बढ़ाएं तो आपको 7 पासे, मतलब गोटियां एक तरह के, लट्टू, ये आपको प्राप्त हो रहा है हड़प्पा से। शतरंज का बोर्ड आपको मिल रहा है लोथल से। कई प्रकार की गोटियां तो आपको हर लगभग आपको यहाँ से खेल स्टेडियम आपको धोलावीरा और मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। नहीं, एक स्थल और है, जूनी कुरन, धोलावीरा से तो स्पष्ट है, जहां से आपको प्रवेश द्वार पर 10 हड़प्पाई लिपियों वाला, 10 हड़प्पाई अक्षर, 10 हड़प्पाई लिपि के, मतलब हड़प्पाई लिपि के 10 अक्षर वाला सबसे बड़ा हड़प्पाई अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो खेल स्टेडियम आपको जूनीकुरन से प्राप्त हो रहा है और धोलावीरा से प्राप्त हो रहा है। खेल स्टेडियम आपको याद रखना, क्लियर। पिट्ठू का खेल ये आपको राखी गढ़ी से प्राप्त हो रहा है। मुर्गों की लड़ाई जैसे खेलों के साक्ष्य भी हमें हड़प्पा सभ्यता के जो विभिन्न कई प्रकार के मुहरे, मृदभांड वगैरह पाए जा रहे हैं। वीणा और ढोल वादन युक्त मुहर हमें हड़प्पा से मिल रही है, याद रखिएगा। वीणा एवं ढोल वादन युक्त मुहर, बहुत अच्छे से याद रखना इस चीज को। वीणा एवं ढोल वादन, मतलब ढोल बजाते हुए, वीणा बजाते हुए आपको जो इस तरह की मतलब मुहरे हड़प्पा से। अच्छा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से फेस मास्क मिल रहे हैं, टेराकोटा निर्मित। बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, याद रखना। टेराकोटा निर्मित फेस मास्क हमें हड़प्पा से भी मिल रहे हैं, याद रखिएगा। एवं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों से हमको प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, कई प्रकार की संपूर्ण हड़प्पाई जो स्थल हैं,
हड़प्पाई स्थलों के तमाम जितने भी उत्खनन आपको प्राप्त हो रहे हैं, इनसे डिटेचेबल मानव अंगों वाले टॉयज आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो मतलब मानव के अंग अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें छेद पाए जा रहे हैं, यानी कि निश्चित तौर पर उनमें डोरी पिरोकर उस जमाने में उनको हिलाया डुलाया जाता होगा। तो मोबाइल डिटेचेबल इस प्रकार की ह्यूमन स्ट्रक्चर्स वाले टॉयज और पशु आकृति वाले खिलौने आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन पर इस एपिसोड में आज हमने विस्तार से चर्चा करके समाप्त कर दिया। यदि इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको रुचिकर लगी है, पसंद आई, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। शेयर करने से अधिक उन्हें बताइए कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है। आप अपने हिसाब से यदि डोनेशन या डोनेट करना चाहते हैं, QR कोड है वो आप अपने स्तर पर देख सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई डिमांड आपके लिए नहीं है, निःशुल्क है। खूब पढ़िए, कमेंट अवश्य करिएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन पर काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।